देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। देश भर में अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा भाषण भी सुना, जिसमें दुश्मन देश के लिए साफ संदेश था, देशवासियों के लिए बहुत सी पॉजिटिव बातें थी। और आज जब स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है तो मेरे साथ में जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी आंचल यादव, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आज 15 अगस्त को देखते हुए सेफ्टी सिक्योरिटी में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की चर्चा चारों तरफ है। आंचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से जहाँ झंडा फहराया, और इसके साथ ही देखिए जो उनका भाषण था, उस भाषण पर अगर हम गौर करें तो उन्होंने आज हर वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश की है। यानी कि एक भी वर्ग ऐसा नहीं है, चाहे उसमें हम युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, नौजवानों की बात करें, वैज्ञानिकों की बात करें, या फिर देखिए आदिवासियों की बात करें, पिछड़ों की बात करें, गरीबों की बात करें, चाहे इसमें देखिए आप व्यापारियों की बात करें, हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। देश के जवानों को उन्होंने याद किया। इसके साथ ही देखिए उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि आज भारत जो है वो किसी के सामने घुटने नहीं टेक रहा है। आज भारत, पाकिस्तान हो या फिर देखिए कोई भी देश हो, जो जैसा करेगा उसके हिसाब से भारत जो है वो जवाब दे रहा है। साथ ही देखिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी में कैसे भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज न्यूक्लियर पावर की धमकी से भारत डरने वाला नहीं है। जो भी ये धमकी दे रहे हैं वो ये जान ले कि भारत जो है वो ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही देखिए उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनने का जो एक सपना वो संजोकर चल रहे हैं, उसका भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने बताया किस तरीके से ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भारत की महिलाओं का जिक्र किया, वो महिलाएं जो कि देखिए स्वदेशी प्रोडक्ट बनाकर स्वावलंबित हो रही हैं, उनके प्रोडक्ट कैसे विश्व भर में पहुंच रहे हैं, उन्होंने जिक्र किया। युवाओं के लिए उन्होंने देखिए नई कह सकते हैं रोजगार के नए माध्यम बनाने का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया कि अगर देश का युवा जो है वो साथ मिलकर चलेगा तो किस तरीके से भारत जो है आगे बढ़ेगा। उन्होंने जिक्र किया कि भारत को आगे बढ़ाने में हर एक वर्ग का, हर एक व्यक्ति का अहम योगदान होता है। साथ ही देखिए उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि कैसे भारत जो है वो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम हो रहा है, कैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ रहे हैं, और साथ ही जो दूसरों पे हमारी निर्भरता थी और वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने देखिए इमरजेंसी का जिक्र किया, उन्होंने विपक्ष पे भी निशाना साधा। यहाँ कांग्रेस के देखिए वो काले दिन उन्होंने याद किए जब इमरजेंसी लगाकर जेलों में जगह नहीं थी, जेलों में तमाम जितने नेता थे विपक्ष के उनको सबको जेल में डाल दिया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को ये पता होना चाहिए कि कैसे देश ने इमरजेंसी का ध्वंस झेला है, ये भी युवाओं को पता होना चाहिए। साथ ही देखिए उन्होंने बताया कि किस तरह से जो पाकिस्तान के साथ में कह सकते हैं कि जल संधि हुई थी, वो भी एक समझौता था। उन्होंने कहा कि वो जो पानी था वो भारत के किसानों को पानी मिलना चाहिए, भारत के किसानों का इस पर अधिकार है। साथ ही देखिए उन्होंने आरएसएस का भी यहाँ पर जिक्र किया कि 100 साल से आरएसएस जो है वो लगातार देश और राष्ट्र को बनाने में काम कर रही है। बड़ी बातें कही आज के भाषण से जुड़ी हुई, साथ ही तस्वीरें आज की लगातार हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैकेट से लेकर पगड़ी तक और अंगवस्त्र तक हर कुछ चर्चाओं में बना हुआ है। इसको लेकर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। जैसे हमने कहा कि 15 अगस्त को लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, तो पुष्कर सिंह धामी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। चाहे रक्षा, विज्ञान, तकनीकी का क्षेत्र हो या कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी महान उपलब्धियां हो या वैश्विक स्तर के सम्मेलनों की सफल मेजबानी हो, आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में विश्व पटल पर अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारा देश कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण,
ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत, नागरिकता संशोधन कानून और वक्फ संशोधन जैसे कई ऐतिहासिक निर्णयों और उपलब्धियों का साक्षी बना है। वहीं आज अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रारंभ की गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हमारी सेना का मनोबल बढ़ने के साथ साथ देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, उससे प्रत्येक देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हमने अभी हाल ही में देखा कि हमारे देश की सेनाओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन के दांत खट्टे कर भारत की शक्ति और सामर्थ्य से पूरी दुनिया को अवगत कराया। भाइयों बहनों, हमारा राज्य देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है, इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वीर सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हम सबके सामने रखा है। इस संकल्प को ध्यान में रखकर हमारी सरकार विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का मंत्र लेकर राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने हेतु कार्य किया है, वहीं 30 से अधिक विशिष्ट नीतियों के द्वारा उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक विस्तृत रोड मैप तैयार कर राज्य में कई योजनाओं को लागू किया है। इसी का परिणाम है आज हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्र में देश के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभरा है। इसी के साथ साथ राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर औद्योगिक विकास भी सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर देश विदेश के उद्यमों के साथ 3,56,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए थे। मुझे गर्व है कि इस सम्मेलन के लगभग 1.5 वर्ष के भीतर ही हम 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में सफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम उधम सिंह नगर के किच्छा खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, हमने प्रदेश में स्टार्टअप के अनुकूल इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के साथ ही 200 करोड़ रुपए वेंचर फंड की भी व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रही है। यह हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष हम राष्ट्रीय खेलों का हमने जो आयोजन किया उसमें पूरी भद्रता और सफलता के साथ हम इसको कर पाए। इन राष्ट्रीय खेलों को हमने ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इन खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास रचा। इसके साथ ही खेलों को बढ़ावा देने तो हमारी सरकार राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। यही नहीं, हम राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना भी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने प्रदेश को योग और आध्यात्म की वैश्विक राजधानी बनाने के उद्देश्य से नई योग नीति लागू की है। साथ ही हम प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। जैसा मैंने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की बहुत ज्यादा चर्चा है, जिसमें पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक का जिक्र किया और बता दिया कि क्यों
लोकल फॉर लोकल के लिए आपको आगे बढ़ना जरूरी है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ना जरूरी है। दिवाली पर बड़ा तोहफा देश के लोगों को मिलने वाला है। साथ ही साथ कैसे भारत हर दिन के साथ हर कदम आगे बढ़ा रहा है विकसित भारत की तरफ। कुछ बड़ी बातें जो आज के भाषण की हैं वो एक एक करके आपको सुनवा देते हैं। मेड इन इंडिया की जो शक्ति है वो सेना के हाथ में थी, इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिफेंस के क्षेत्र में लगातार जो देश है वो आगे बढ़ रहा है, सेना लगातार पहले से ज्यादा सक्षम और मजबूत हो रही है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी बातों का जिक्र किया और बताया कि आत्मनिर्भर ना होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर हम कर पाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ा, उसका भी जिक्र किया। कहा कि पहले दूसरों पर निर्भर हुआ करते थे, लेकिन अब अपने देश में हम हथियार बना रहे हैं। इनफैक्ट दूसरे देश हमसे डिफेंस डील करते हैं। ये नया भारत है और ये मजबूत भारत है। ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को नमन भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। सख्त संदेश दुश्मन देश पाकिस्तान तक पहुंचाया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की आत्मनिर्भरता दिखी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया उससे साफ है कि दुश्मन देश पाकिस्तान तक संदेश भी पहुंचा है और यह बताया गया है कि भारत की ताकत क्या है, भारत की सेना की ताकत क्या है। राष्ट्र हित में सिंधु समझौता मंजूर नहीं, सिंधु समझौते का भी जिक्र किया, याद किया प्रधानमंत्री मोदी ने। साथ ही बताया कि यह समझौता एक तरफा और अन्यायपूर्ण रहा। आज के परिप्रेक्ष्य में सिंधु समझौते का जिक्र करना या फिर आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करना, भारत ने तय किया ये समझौता मंजूर नहीं। डिफेंस के क्षेत्र में भारत का मजबूत होना एक बड़ा कदम भी है। हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं, हिंदुस्तान को उसके हक का पानी मिलकर रहेगा। सिंधु समझौते का जिक्र वो भी अब करना जब सिंधु समझौता रद्द किया है भारत सरकार ने। पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद में भारतीय नदियों का पानी दुश्मन आखिर कैसे ले सकता है, दुश्मन देश उससे अपनी जमीन कैसे सींच सकता है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब भारत नहीं सहेगा, क्योंकि बार बार भारत को आंखें दिखाने का काम भी पाकिस्तान ने किया है, परमाणु धमकी भी पाकिस्तान ने दी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि देश के सीने को आतंक ने बार बार छलनी किया है और अब खून और पानी एक साथ तो कतई नहीं बह सकते। पाकिस्तान की नींद अभी उड़ी हुई है और जाहिर सी बात है ये उड़ी हुई है क्योंकि सिंधु समझौता भी रद्द हुआ है। पाकिस्तान के साथ हर तरीके के रिश्ते खत्म हो गए हैं, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया भी, सीमा पार आतंकियों ने कैसे ये साजिश रची और पहलगाम में कत्लेआम किया। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के अपने भाषण में किया है और ये भी बताया कि कैसे हमने पहलगाम में हुई घटना का बदला लिया, हमने कैसे पाकिस्तान में एक के बाद एक जो जवाबी कार्रवाई की, उससे आतंकियों के लॉन्चिंग पैड खत्म हुए, आतंकी खत्म हुए। लेकिन अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, यानी कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो किसी भी तरह का रिश्ता पाकिस्तान से नहीं रखा जाएगा। ये सीधा संदेश दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। साथ ही साथ आने वाले वक्त में दिवाली पर बड़ा तोहफा जीएसटी में बड़ी छूट से मिल सकता है, इस बात का भी जिक्र पीएम मोदी ने किया। हमारे वीर जवानों ने आतंकियों को सजा दी और ये आतंकी इस सजा को पाने के बाद अब 100 बार सोचेंगे भारत के खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी साजिश रचने से पहले। पूरा देश आज आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन इस मौके पर हमें उन वीर सपूतों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आजादी को अपना जीवन मान लिया था। इन्हीं में से एक थे खुदीराम बोस। खुदीराम के मन में देश को आजाद कराने की ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। 18 साल की उम्र में युवा खुदीराम को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। वो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिन्हें आजादी की लड़ाई में फांसी दी गई। देखिए खुदीराम बोस की कहानी।
साल 1906 मध्य प्रदेश के भंवरा गांव में बारिश की बूंदों और मिट्टी की खुशबू के बीच एक बच्चे का जन्म होता है। नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर बचपन से जिद्दी था। उसका खेलकूद के अलावा तीरंदाजी में बड़ा मन लगता था। साल 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी बनारस में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे और उस आंदोलन में कई सारे छात्र भी शामिल थे। पकड़ो इसे। अंग्रेजों ने 15 साल के एक दुबले पतले लड़के को पकड़ लिया। कोर्ट में पेशी हुई। क्या नाम है तुम्हारा? आजाद। पिता का नाम क्या है तुम्हारे? स्वतंत्रता। अपने घर का पता बताओ। जेल की 4 दीवारी। इस जवाब ने अंग्रेजों का खून खौला दिया था। अब वो सिर्फ चंद्रशेखर नहीं, आजाद बन चुके थे। 1924 में चंद्रशेखर ने इलाहाबाद में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों से मुलाकात की। इन सब में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया और इसका मकसद साफ था, अंग्रेजों का खजाना खाली करना। 9 अगस्त 1925 काकोरी के पास ट्रेन में कुछ हथियारबंद क्रांतिकारी घुसे और ट्रेन से सारे खजाने को लूट कर ले गए। यह था काकोरी कांड। कुल मिलाकर अंग्रेजों के लिए यह एक सीधे युद्ध का ऐलान था। हालांकि इसके बाद कुछ क्रांतिकारी पकड़े गए, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, लेकिन आजाद फिर भी अंग्रेजों की गिरफ्त से बाहर रहे। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरह पीट दिया था। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद आजाद और उनके साथियों ने जेपी सैंडर्स को गोली मार दी और यह सीधा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान था। और साथ ही यह भी बताया गया कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। घेर लो उसे जिंदा पकड़ना है, जाने मत देना। आजाद ने एक एक गोली का जवाब दिया। कई अंग्रेज अफसर ढेर हो गए। धीरे धीरे आजाद के पास गोलियां खत्म हो रही थी और जब आखिरी गोली बची तो आजाद ने कहा, आजाद, नाम भी आजाद, जीवन भी आजाद और मौत भी आजाद। साम्राज्य ढह जाते हैं, गोलियां जंग खा जाती हैं, लेकिन जो आजाद रहता है वो हमेशा अमर हो जाता है। आगे खुदीराम बोस की कहानी भी आपको सुनाएंगे। चंद्रशेखर आजाद के जीवन का संघर्ष और उनका आजादी के लिए योगदान इस छोटे से हिस्से में आपने देखा। अब इसी तरीके से 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान नायिका थी, नाम है रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह में उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और झांसी को अंग्रेजों के कब्जे में जाने से बचाने के लिए वीरता पूर्वक लड़ी। आज देश कहता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए रानी लक्ष्मीबाई की ये कहानी। साल 1828 वाराणसी के गलियों में गंगा किनारे मरोपंत, तांबे और भागीरथी बाई के घर एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा मणिकर्णिका। तब कौन जानता था कि ये छोटी बच्ची अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख देगी। इस छोटी बच्ची को लोग प्यार से मनु भी बुलाते थे। महज 4 साल की उम्र में मनु की मां चल बसी। पिता ने उन्हें एक बेटे की तरह पाला। अमूमन जिन उम्र में बच्चियां गुड्डे और गुड़ियों से खेलती हैं, मनु उस वक्त तलवारबाजी सीख रही थी। मनु को बचपन से ही घुड़सवारी का बहुत शौक था। अंग्रेजों के हाथों मैं मरूं ये उनकी किस्मत में नहीं। ये झांसी भी मेरा है, ये भारत भी मेरा है। साल 1842 झांसी के महाराजा गंगाधर राव से मनु का विवाह होता है। अब मनु बन गई रानी लक्ष्मीबाई। रानी बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय थी, लेकिन किस्मत बेरहम थी। मनु के बेटे ने कुछ समय बाद ही इस दुनिया को छोड़ दिया। फिर महाराजा ने एक बच्चे को गोद लिया। उसका नाम रखा दामोदर राव। 1853 में महाराजा का भी देहांत हो जाता है। गोद लिया हुआ बच्चा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। झांसी अब अंग्रेजी हुकूमत के अधीन होगी। साल 1857 की क्रांति ने देश भर में आंधी की तरह अपना पैर पसार लिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने किले की किलेबंदी करवाई, सैनिकों को प्रशिक्षित किया और महिलाओं को हथियार चलाना भी सिखाया। मार्च 1858
अंग्रेज सेनापति सर ह्यू रोज ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। तोपें गरज रही थी, दीवारें हिल रही थी, लेकिन किले के अंदर रानी लक्ष्मीबाई अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर अपनी सेना को पुकार रही थी। 12 दिनों तक लंबा युद्ध चला। हर तोप का जवाब तलवार से और हर गोली का जवाब हिम्मत से दिया गया, लेकिन अंग्रेजों की बड़ी सेना के आगे सैनिक हार गए और अंग्रेज किले की दीवार तोड़कर अंदर घुसने में सफल हुए। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को अपने पीठ पर बांधा और अपने घोड़े बादल पर सवार होकर किले की दीवार फांदकर वहां से निकल गई। रानी कल्पी पहुंची। उसके बाद उन्होंने नाना साहब और तात्या टोपे के साथ हाथ मिलाकर विद्रोह को भड़काने के लिए एक बार फिर से सेना को पुनः संगठित किया। इसके बाद सेना के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा किया, मराठा ध्वज किले पर लहराया, लेकिन अंग्रेजों ने एक बार फिर से हमला कर दिया और फिर शुरू हुआ युद्ध। 18 जून 1858 को तोपों और गोलियों के बीच रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दुश्मनों को न सिर्फ मौत के घाट उतारा, बल्कि अपने दुश्मनों पर शेर की तरह दहाड़ी और कहलाई शेरनी रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही और सबको एक ही संदेश दिया कि यह वक्त है अपनी धरती को खून से सींचने का। मुझे जीत मंजूर है, मौत भी मंजूर है, लेकिन हार बिल्कुल नहीं। सिर्फ 29 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी अमर हो गई। साम्राज्य ढह जाते हैं, तोपें जंग खा जाती हैं, लेकिन जो मातृभूमि के लिए जीता मरता है वो हमेशा अमर हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी, वो भारत की शेरनी थी।